360 में एक नजर डालेंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख के पहले अशरे में होने वाले अहम वाकयात पर वॉइस ऑफ अमेरिका की स्पेशल प्रोग्रामिंग में। मुश्ताक अहमद गुरमानी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों ने आइन क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जहन में ये था कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो आइन भी बना देंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। सदर जो बाइडन ने अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको में मुसलमान शहरियों को टारगेट करके कत्ल करने पर गम गुस्से का इजहार किया है। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में सदर बाइडन ने न्यू मैक्सिको के शहर अल्बुकर्की में 4 मुसलमानों के कत्ल के बारे में कहा कि अमेरिका में इन नफरत अंगेज़ हमलों की कोई जगह नहीं है। इन हलाकत खेज़ वाक़यात का पस मंज़र क्या है और अब तक इस हवाले से होने वाली तहकीकात में क्या पहलू सामने आए हैं, इस पर बात करते हैं इरम अब्बासी से जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। इरम, क्या तफसील है इस वाक़े की, रद्दअमल क्या आया है इस पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और सदर बाइडन के अलावा रियासती ओहदेदारों का मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी असद, इस वाक़े की अभी तो तहकीकात जो हैं वो अपने इब्तदाई मरहले में हैं, लेकिन न्यू मैक्सिको की पुलिस ने एक मुश्तबा गाड़ी के लिए आवाम से मदद मांगी है कि उस बारे में तफसीलात दी जाएं। पुलिस को शक है कि ये गाड़ी जो है इन हलाकतों में मुलव्वस हो सकती है। और पुलिस जो पहली हलाकत असद हुई थी वो नवंबर में हुई थी। एक मुसलमान इंसान को जो है सुपरमार्केट में हलाक कर दिया गया, और फिर इस्लामिक सेंटर न्यू मैक्सिको के तारिक गोबा ने पुलिस को बताया है कि ये ताज़ा किलिंग जो हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, ये तब हुई जब वो उन 2 मुसलमानों की हलाकत जो कि इनसे चंद हफ्ता पहले हुई थी, उनके नमाज जनाजा से वापस आ रहे थे, तो तब उन्हें इत्तला मिली कि एक और मुसलमान को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और जैसा कि आपने बात की कि अहदेदारों ने क्या कहा है, तो मेयर टिम केलर न्यू मैक्सिको के, उन्होंने कहा है कि पुलिस काम कर रही है कि जो न्यू मैक्सिको में मसाजिद हैं उनके बाहर जो है पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाए। और ये भी बताती चलूँ कि न्यू मैक्सिको में तकरीबन इस शहर में लगभग 5000 के करीब मुसलमान रहते हैं, जबकि जो गवर्नर हैं, गवर्नर मिशेल लुजान ने कहा है कि ये मुसलमानों की टारगेट किलिंग है और ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुसलमानों के रिएक्शन के हवाले से आपको बताऊं कि इस्लामिक सेंटर ऑफ न्यू मैक्सिको ने मुसलमानों को तरगीब की है कि वो जब घर से बाहर निकलें तो अपने इर्द गिर्द जो है वो केयरफुल रहें, रात को वो कोशिश करें कि वो अकेले बाहर ना निकलें। और उनका इदारे का ये कहना है कि मुसलमान कम्यूनिटी में वहाँ पर इस वक्त खौफ व हिरास पाया जाता है। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी, आप हमें इस हवाले से बता रही थी अल्बुकर्की में जो शूटिंग हुई। इस माह पाकिस्तान के क़याम को 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका आपके लिए कई खुसूसी प्रोग्राम्स और रिपोर्ट्स ला रहा है। इन रिपोर्ट्स के ज़रिए हम तारीख़ के ऐसे पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो शायद अब तक आपकी नज़र से ना गुजरे हों। ये सब हमारी खुसूसी नशरियात का हिस्सा हैं जो आप हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख सकेंगे। इसी खुसूसी प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करते हैं कराची से उमैर बिन रियाज से, जिन्होंने इन स्पेशल रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने में कलीदी किरदार अदा किया। उमैर, वॉइस ऑफ अमेरिका की इन खुसूसी रिपोर्ट्स में क्या मुख्तलिफ है, किन किन मौज़ूआत को कवर किया गया है? शुक्रिया असद। हम लोग खासी वैरायटी के साथ जो है अपनी प्रोग्रामिंग लेकर आ रहे हैं, जिसपे हमारे रिपोर्टर्स और हमारे एडिटर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक तो हमने 75 साल की पूरी टाइमलाइन क्रिएट की है, पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात साल ब साल। वो छोटी स्मॉल डिजिटल वीडियोस की सूरत में हमारे व्यूअर्स देख सकेंगे हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पे। इसके अलावा हम लोगों ने एक मिनी सीरीज़ की है हिजरत की कहानियाँ, स्टोरीज ऑफ माइग्रेशन। उसमें हमने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की, जिन्होंने पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत की, और उसमें उन लोगों के इंटरव्यू भी शामिल हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि वो हिजरत नहीं करेंगे और अपने घर नहीं छोड़ेंगे 1947 में। इसके अलावा कुछ पर्सनल स्टोरीज़ हैं और एक डॉक्यूमेंट्री की पूरी सीरीज़ है, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जो लोगों को नॉर्मली पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर या मीडिया में देखने को नहीं मिलता, हम एक पर्सपेक्टिव के साथ ही चीज़ें लोगों को दिखाएंगे। तो उमर, वीओए की उर्दू सर्विस ने पाकिस्तान की जो सियासी तारीख से मुताल्लिक एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म तैयार की है। हमारे नाज़रीन को उसकी तैयारी और ख़ास तौर पे जिन दानिशवरों और तारीखदानों को इसमें शामिल किया गया उस बारे में कुछ बताएंगे आप? ये हमारी एक पूरी सीरीज है जो पूरा साल जारी रहेगी, और हमने इसमें पाकिस्तान की पूरी 75 साल की सियासी तारीख को हम इसको कवर करें। पहला हिस्सा जो हम दिखाने जा रहे हैं 14 अगस्त से पहले लोगों को, वो पाकिस्तान के इब्तदाई 11 साल हैं 1947 से 1958, और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान की में
सियासी इदारे, जमहूरी इदारे तश्कील पा रहे थे। और इस अरसे के दौरान आज़ादी से लेके पहले मार्शल लॉ तक का सफ़र हमने कवर किया है। और इसमें हमने फील्ड एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, ऑथर्स से, एकेडमिशियन से, बहुत सारे लोगों से रब्ता करके उनकी राय ली है और ये जानने की कोशिश की है कि वो दौर कैसा था और पाकिस्तान के फॉर्मेटिव ईयर्स वो थे, वो किस तरह से पाकिस्तान के आइंदा आने वाले हालात पर असरअंदाज हुए। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि ये जो तारीख़ पे हमारी पाकिस्तान की तारीख़ पे जो VOA की स्पेशल प्रोग्रामिंग है उसमें क्या क्या नाज़रीन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ पर पाकिस्तान में हमारी टीम ने एक खुसूसी दस्तावेजी फ़िल्म बनाई जिसका अभी तज़किरा उमैर भी कर रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री को हम 3 हिस्सों में आपके लिए ला रहे हैं। आज इसका पहला हिस्सा आप देखेंगे जिसमें 1947 में पाकिस्तान बनने से लेकर 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगने तक के सालों में पाकिस्तान की तारीख़ के अहम वाक़यात का जायज़ा लिया गया है। मुश्ताक अहमद गुरमानी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों ने आइन क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जहन में ये था कि क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया है तो आइन भी बना देंगे। गुलाम मोहम्मद तो वज़ीर ख़ज़ाना चले आ रहे थे ना, और उसे निकाल रहे थे लियाकत अली खां वज़ारत ख़ज़ाना से। जैसे ही लियाकत अली खां साहब शहीद हुए, उस वक्त की ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि गवर्नर जनरल हमारा नुमाइंदा। अगर निश्तर बन जाते वज़ीर आज़म तो एक तसलसल आ जाता आपकी क़यादत में। सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर को अपने हाथ पांव काट के यूपी आगे डाल दिए। जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा टेंट भी नहीं था। पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं। बहुत बड़ा मसला ये था, पाकिस्तान के पास पूरे हथियार नहीं थे। पाकिस्तान के हिस्से के हथियार जो हैं वो फिरोजपुर में जमा हो रहे थे और लास्ट मिनट पर क्रिस्टोफर बोमोट ने अपने इसराफात में कहा है कि फिरोजपुर हिंदुस्तान को दे दिया गया ताकि पाकिस्तान को असलहा न मिल सके। जिस अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का वजूद हुआ, याद रहे कि कोई और कौमी रियासत दुनिया की तारीख में उस अंदाज में नहीं बनाई गई जिस अंदाज में पाकिस्तान बनाया गया। 2 हिस्से 1000 मील दूर, रकबा बीच में हिंदुस्तान का, जो नहीं चाहता था कि ये मुल्क रहे भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पाकिस्तान की आज़ादी पर जो पहला पैगाम भेजा, उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा और वो आकर हमारी मिन्नत करेगा कि खुदा के लिए आप दोबारा अपने यहाँ शामिल कर लीजिए। अफ़गानिस्तान जो हमारी सरहद को पहचानने से इनकार कर चुका था, तो एक खौफ हिरासत के माहौल में पैदा हुआ। शदीद मुश्किलात, तकरीबन 1 करोड़ लोग यहाँ पनाह लेने के लिए तशरीफ़ लाए, हिजरत कर कर। दोनों जगह एक बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन आ गए, यानी पंजाब में और कराची और गिरदोनवा में। उनको सेटल करना जो सबसे अर्जेंट मामला बन गया, तो पहले 6-8 महीने तो तवज्जो भी नहीं दी जा सकी इन इश्यूज़ पर जो बड़े अहम इशू होने थे लॉन्ग रन में। तो हम शुरू ही से इनसिक्योरिटी, गैर तहफ़्फ़ुज़ाती मिजाज का शिकार रहे, हालात का। एक एकदम इस्तेहकाम की वजह यह थी कि क़ायद आज़म का इंतकाल हो गया। अमलन जब से वो गए ज़ियारत, तो मामलाते हुकूमत से दूर रहे, सिवाय कि एक मरतबा लियाकत अली खान वहाँ उनसे मिलने गए थे। तकरीबन मई-जून 1948 के बाद वो इस पोजीशन में नहीं थे। सिर्फ एक उन्होंने स्टेट बैंक इफ्तिताह किया था 1 जुलाई में। उस वक्त उनकी सेहत इस काबिल नहीं थी कि वो ज़्यादा देर खड़े हो सकते, या बाहर हिम्मत करके उन्होंने किया। उसके बाद आपने देखा होगा पब्लिक अपीयरेंस उनकी नहीं है। जाहिर बात है कि बहुत बड़ा खला पैदा हुआ कि उन जैसी बसीरत और उन जैसी फ़हम फ़रासत का कोई शख्स हमारे दरमियान मौजूद नहीं था। और उसका एहसास इस बात से भी होता है कि भारत भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था
वहाँ एक शख्स जिसका नाम पंडित नेहरू है, उन्होंने 17 साल हुकूमत की। उसके बाद उसकी बेटी इंदिरा ने भी 17 साल हुकूमत की। फिर 34 साल एक बाप और बेटी को हुकूमत करने का मिला। इसके मुकाबले में जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया और जो तमाम चीज़ों को समझता था, जिसको इदराक था, अब उनका इंतकाल 1 साल के बाद ही हो गया। तो जाहिर बात है क़यादत का तो बहुत बड़ा फुकदान मौजूद था। ये कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो सच ए बिग लीडर। दूसरी तरफ इसका एक नुकसान भी था कि जब इस तरह हो कि तंजीम ना बन पाए और सिर्फ एक लीडर जो है वो ऑल एंड ऑल हो, तो लोगों की भी सारी तवक्कुआत भी उसके साथ होती है। मैंने कहीं अपनी किताब में लिखा भी है कि मुश्ताक अहमद गुरमानी से 1970-71 में किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों ने आइन क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमारे जहन में ये था कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो आइन भी बना देंगे। तो जब ये आपका डिपेंडेंस का लेवल हो कि इकोनॉमिक पॉलिसी भी कायद-ए-आज़म बनाएंगे और आइन भी कायद-ए-आज़म बनाएंगे, फॉरेन रिलेशंस भी वो तय करेंगे, तो फिर कायद-ए-आज़म अगर दुनिया से चले गए तो फिर आप बिल्कुल बेदस्तोपा मौजूद थे। ठीक है, कायद-ए-आज़म जैसी शख्सियत तो नहीं थी, ना मौज़े तुंग जैसी शख्सियत है आज तक वहाँ चीन में, ना लेनिन, ना वाशिंगटन, ना कमाल अतातुर्क। लेकिन खला नहीं मैं कहूँगा, कायद-ए-आज़म के जाने के बाद खला नहीं था। लियाकत अली खान ने वो खला जो था, जिसे हम खला कहते हैं, वो काफ़ी हद तक पुर कर दिया था और कौम ने तस्लीम कर लिया था लियाकत अली खान को लीडर। वो एक लिहाज से बहुत मजबूत आदमी थे कि भी कायद-ए-आज़म के लेफ्टिनेंट थे, एक लिहाज से बहुत कमज़ोर आदमी भी थे कि किसी सूबे की मुस्लिम लीग 100% उनके साथ नहीं थी। तो वो सूबों में मुस्लिम लीग के जो डिफरेंट फैक्शंस लड़ रहे थे उनमें से किसी एक फैक्शन को सपोर्ट कर रहे होते थे। बंगाल में उन्होंने जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को सपोर्ट किया और फिर जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन उन्हीं का चॉइस थे गवर्नर जनरल के लिए। जब कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल बनाया तो लियाकत अली ख़ान की मर्ज़ी से बनाया। वहाँ पे नूरुल अमीन फिर उनके समझे कि एतमाद के आदमी बने। पंजाब की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लियाकत अली ख़ान ने ममदोट के मुकाबले में दौलताना को सपोर्ट किया। तो वज़ीर आज़म जो है ही वॉज डिपेंडेंट ऑन अ फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग। इसका मतलब है कि पूरी मुस्लिम लीग भी सूबों की जो थी वो उनके पीछे नहीं थी। ये फैसला किया था मुस्लिम लीग ने कि वो कराची को पाकिस्तान का कैपिटल बनाएगी। सिंध मुस्लिम लीग ने इस पर एतराज़ किया। जो आपका सदर मुकाम है कराची, वहाँ की जो सूबाई मुस्लिम लीग है वो अपोजिशन में चली गई, तो मुस्लिम लीग कमज़ोर हुई। एक तो हमारी सियासी जमात की एक कमज़ोरी थी मुस्लिम लीग की, जिसका कायद-ए-आज़म को एहसास था। हमारे यहाँ ट्रेन पॉलिटिकल केडर नहीं था। असल में मुस्लिम लीग ने जो कुछ भी तरक्की की है वो 1937 से हम कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 1940 के बाद है, जब एक प्रोग्राम, डेफिनेट प्रोग्राम दिया गया कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। तो उस वक्त से मुस्लिम लीग जो थी वो एक पार्टी के तौर पे इमर्ज होनी शुरू हुई सीन पर। इतने थोड़े अरसे में वो केडर इकट्ठा करना जो केडर असल में मुल्क को चला सकता है एक सस्टेन पीरियड के लिए, वो नहीं अवेलेबल था। ये इसका उनको पूरी तरह एहसास था। मुस्लिम लीग के अंदर दूसरे लोग जो थे वो किसी भी तौर कायद-ए-आज़म के बराबर तो छोड़े, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नॉट इवन अ पेल शैडो, तो कायद-ए-आज़म का साया भी नहीं थे वो लोग। इतना फ़र्क था। इसलिए कि उस तरह से सियासी जमात थी ही नहीं, उसका ढांचा ही सियासी जमात का नहीं था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर तशरीफ़ लाए कि ममदोट और दौलताना में कोई सेटलमेंट हो जाए, काम हो गए। आपका क्या ख्याल है कि क्यूम खान जो है वो लियाकत अली खान की बात मानते थे?
क्या सोहरावर्दी को लियाकत अली खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा होकर नहीं कहा ही इज अ डॉग लेट लूज बाय द इंडियंस। लियाकत अली खान लाहौर तशरीफ लाए और 3 बंदों के टोले ने हमीद निज़ामी, ख्वाजा रहीम, इनका बेटा तारक रहीम बाद में हमारा पंजाब का गवर्नर भी रहा, और ममदूद वज़ीर आज़म तकरीर कर रहा है और वो उस हालत में उसके सामने भंगड़ा डाल रहे हैं जो कि बयान नहीं किया जा सकता। आप मेरा इशारा समझ गए ना? तो जब लियाकत अली खान के साथ ये हो रही थी तो उससे जो निचले दर्जे के सियासी लोग थे, क्या अथॉरिटी होना थी। लियाकत अली खान के जो शहादत के बाद एक चीज़ जो सामने, 2-3 चीज़ें जो सामने आई, एक तो ये ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री एक एलीट का इस्टेब्लिशमेंट का सामने आ जाना, उसके साथ उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फ्यूडल तबका वेस्ट पाकिस्तान का, उसकी अलाइनमेंट उसके साथ हो जानी, उसी ने अंदर से मुस्लिम लीग को तोड़ा और 2 हिस्सों में कर दिया। एक वो लोग जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते थे, एक वो लोग थे जो कि सिर्फ पावर एलीट बनना चाहते थे और उनको ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की एक सपोर्ट चाहिए थी। तो वहाँ से स्प्लिट शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो डोमिनेट होते चले गए और दूसरे जो है कमज़ोर होते चले गए। ब्यूरोक्रेसी जो आपके तरफ आ गई, सारे मुसलमान नहीं आए, जो मुसलमान यहाँ के थे वो आए, कुछ वहाँ से लाए गए। उस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको आप सेक्रेटरी से लीजिएगा या सेक्रेटरी जनरल से चौधरी मोहम्मद अली और छोटे से छोटे प्यून तक, इन सब लोगों ने इंतहाई ईमानदारी और जांपशानी के साथ काम किया। मेज़ कुर्सी नहीं, हम अपने घर से मेज़ कुर्सी ले आएंगे, हम खरीद कर मेज़ कुर्सी ले आएंगे, हम अपना कागज़ ले आएंगे, हम अपनी दवात ले आएंगे, हम अपना कलम ले आएंगे। फाउंटेन पेन का रिवाज नहीं था इतना। तो इन्होंने आकर के धक्का स्टार्ट दे दिया पाकिस्तान की हुकूमत को। तो अब आप बताएं कि ब्यूरोक्रेसी की अहमियत क्यों नहीं होती। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था उसमें ख़ुद कायदे आज़म ने जो गवर्नर जनरल बनने के बाद जो फैसले किए, तो ब्यूरोक्रेसी को रियासत का सबसे समझे कि इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने दिए। मैंने 4 गवर्नर्स में से 3 गवर्नर्स अंग्रेज़ थे और तीनों के तीनों ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो सूबा सरहद के हों या बंगाल के हों या पंजाब के हों। ये अंग्रेज़ जो गवर्नर्स बनाए गए तो कायद आज़म ने बनाए। फिर कायद आज़म ही के ज़माने के अंदर जो सूबे थे, सूबों की हुकूमतें, उनके वज़राए आला, वो गवर्नर जनरल को उतने जवाबदेह नहीं थे जितने चीफ सेक्रेटरीज जवाबदेह थे। और कायद आज़म हर 15 दिन बाद सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के रिपोर्ट्स वसूल करते थे। तो ब्यूरोक्रेसी तो एंट्रेंच हो गई कायद आज़म ही की ज़िंदगी में। लियाकत अली ख़ान क्योंकि ख़ुद भी कमज़ोर थे, कोई मुकाबला नहीं था कायद आज़म का और उनका, लिहाजा लियाकत अली ख़ान के ज़माने में और भी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ी। बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि लियाकत अली ख़ान का आईसाइट का भी इतना मसला था कि वो बहुत ज़्यादा फ़ाइलों के ऊपर वक्त नहीं गुजार सकते थे, तो उनकी डिपेंडेंस भी ब्यूरोक्रेसी पे थी। गुलाम मोहम्मद को क्यों मिली ज़्यादा अहमियत? ये असल में फारिस के आदमी थे, या हैदराबाद दक्कन में भी इन्होंने काम वाम किया, लेकिन इसमें इनको ज़्यादा अहमियत मिली, इनको चौधरी मोहम्मद अली को इसलिए मिली कि जब 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम हुई जिसके वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू थे और उसके वज़ीर ख़जाना लियाकत अली ख़ान थे। वज़ारत ख़जाना तो ये सोच के मुस्लिम लीग के सपुर्द की गई थी ना कि इन्हीं का पता आने टकेगी साहब का। तो एक ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स स्पेसिफिकली बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस, आप नाम गिनते चले जाएं तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप था। मलिक गुलाम मोहम्मद
और चौधरी मोहम्मद अली, ये दोनों जो थे ये लियाकत अली खान को असिस्ट कर रहे थे बजट बनाने में। अच्छा, उन्होंने बजट ऐसा बनाया जिसका नाम पड़ गया गरीबों का बजट। उसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया गया था और जो मालदार लोग थे उन पर भारी टैक्स लगाए गए थे। उन्होंने लियाकत अली खान साहब को वो रास्ते दिखाया जिनसे वो रिच कर सकेगा इंडियन सरमायाकार को भी। हिंदू सरमायाकार हिंदू सरमायाकार थे, सनतें जिसके पास तो थी नहीं, मिडिल क्लास नहीं थी मुसलमान में। जब उन पर टैक्स लगा तो वो चीख उठे और उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत जो है और ये वज़ीर मालियात वज़ीर ख़जाना के यही रहता है तो हमारा तो 5-6 महीने में बिल्कुल कचूबर निकल जाएगा। तो चुनांचे उसकी वजह से फिर कांग्रेस इस बात पर राज़ी हुई कि वो पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लें। अब चूँकि इस बजट में इन दो लोगों ने मदद की थी इसलिए उनको अहमियत मिल गई। और जब पाकिस्तान बने चौधरी मोहम्मद अली को तो खुद कायदे-ए-आज़म ने यानी सेक्रेटरी जनरल यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसके हवाले कर दिया और मालियात जो थे फाइनेंस जो था वो मलिक गुलाम मोहम्मद को दी। गुलाम मोहम्मद तो वज़ीर ख़जाना चले आ रहे थे ना और उसे निकाल रहे थे लियाकत अली खान वज़ारत ख़जाना से। तो उनकी बेटी जाके मिली बेगम राना लियाकत अली से कि इसे रहने दे, ये मर जाएगा। इसे अगर उन्होंने वज़ारत से निकाला, ये बीमार है, हम इसे ज़हनी तौर पर तैयार कर लें, फिर जो है इसे जो है आप निकाल देना, इसे फिलफौर ना निकाले, इसे दचका लगेगा। लियाकत अली खान एक शरीफ आदमी थे, ये एक बेटी की बात थी वो मान गए। ये इस डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा था। पहले 16 से 17 मिनट का कंटेंट हमने आपसे आज के प्रोग्राम में शेयर किया। आने वाले प्रोग्राम्स में इस डॉक्यूमेंट्री को हम कंप्लीट कर रहे होंगे और 14 अगस्त पे एक स्पेशल ट्रांसमिशन भी आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका आपके लिए ला रहा है वो है कल और आज के नाम से एक पॉडकास्ट, जिसकी मेज़बान है वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्रॉडकास्टर बहजत जिलानी। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात से बातचीत के दौरान वो मुल्की तारीख के कुछ अहम वाक़यात पर नज़र डालेंगी। आज देखते हैं इसकी एक झलक। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस हकीकत को कबूल करना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि माजी हमारी यादों में ज़िंदा रहता है। वक्त तो कभी रुकता नहीं। क्यों ना एक काम करें, हम खुद रुक जाएं और देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ बदल गया और इसने हमें कैसे बदला। मैं बहजत जिलानी, पिछली 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रेडियो के ज़रिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से जिन्होंने पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। कल और आज की ये पॉडकास्ट जो बहजत ला रही हैं आपके लिए, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी इसकी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल प्ले स्टोर पे भी आपको इसकी एप्पल स्टोर पे भी आपको इसकी ऐप मिलेगी जो आप क्या डाउनलोड करके ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो मुख्तलिफ मीडियम्स पे, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेजेस पे और इसके अलावा ट्विटर हैंडल पे और डेफिनेटली आपको ये इंस्टाग्राम पे भी नज़र आएगी। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते की खबरें आप देख सकते हैं urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट और इसके अलावा स्पेशल प्रोग्रामिंग का कंटेंट आपको मिलेगा हमारे फेसबुक पेज पे भी, facebook.com/VOA Urdu। यूट्यूब पर हमारा चैनल आपको याद दिलाते चलें VOA उर्दू के नाम से है और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।